नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे शेर और शेरनियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, उसी पुराने वाले विश्वास के साथ, और एक ही सोच है मेरी कि आपके मन में से, आपके दिमाग में से, आपके दिल में से, आपकी खून की एक एक बूंद में से, आपकी हर नस नस में से सामाजिक विज्ञान के लिए डर निकाल दूं। तो मेरे 9th क्लास के विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, अब हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अपनी हर पेज पे लिख दो, अपने किताब के हर पन्ने पे लिख दो, अपनी दीवारों पे लिख दो कि अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। ये भावना, ये सोच अपनी बना लो कि हाँ अब सामाजिक विज्ञान बदलने लगा है। क्रांति लेकर आनी है हमें। वी वॉन्ट रिवॉल्यूशन। हमें रिवॉल्यूशन लेकर आना है, हमें क्रांति लेकर आनी है, और ऐसी क्रांति लानी है कि भारत में जो भी बच्चा सामाजिक विज्ञान पढ़ता है उसके मन में डर ना बचे। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है पालमपुर गांव की कहानी का आखिरी और अंतिम वीडियो है। हम आज कुछ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सर, प्रश्न उत्तर तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, तो बेटा वो महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे, उससे हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। अब आज हम वो करेंगे जो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। पाठ्य पुस्तक में आपके कुछ पेज पे कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी अपन लोग करेंगे, और जो लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है वो तो करनी ही करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, और जो मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं और डेली लाइफ में भी ये सवाल आने चाहिए बच्चों को, इसलिए वो मैंने आज लिए हैं। तो हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है लेक्चर 7, और ये पालमपुर गांव की कहानी का आखिरी और फाइनल वीडियो हमारा होगा। अब ये हैं हमारे सेंटा क्लॉज। वैसे तो ये दिसंबर में आते हैं, पर मैंने इनको बोला भाई आओ, तो अब ये क्या लेकर आए हैं वो देखते हैं। ये लेकर आए हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ये बोल रहे हैं सर आप पहले बच्चों को क्वेश्चन से करा दो, फिर इनको गिफ्ट विफ्ट तो क्या है, जब ये अच्छे से एग्जाम पास कर लेंगे ना तब दे देंगे इनको। मैं ठीक है भैया। तो अब आज पहला जो सवाल है वो ये है, क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, क्यों? ठीक है। अब पहली बात तो ये सवाल आपको मिलेगा कहाँ, जो आपका पेज नंबर 3 है उस पर भी मिलेगा, और जो फाइनल में पेज नंबर 14 पे आपको क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज दे रखी है उस पर भी मिलेगा। जो मिड ऑफ द चैप्टर है, जो बीच बीच में चैप्टर है के क्वेश्चंस है, वो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए जो इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं, वो नहीं लिए हैं। बाकी आपको उनमें डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इनका पहला सवाल है कि सिंचाई के अंतर्गत, देखो सिंचाई क्या है? सिंचाई जो पानी पहुंचाने की व्यवस्था है, कि जिस प्रकार से खेतों में वहां पानी पहुंचाया जाता है वो, तो उसके अंतर्गत जो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको क्या बढ़ाना चाहिए, उस क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए तो क्यों बढ़ाना चाहिए? तो भाई बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं। हाँ, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना निश्चय ही आवश्यक है। कृषि उत्पादन के लिए जल आवश्यक होता है, अतः इसके पक्ष में निम्न तर्क हो सकते हैं। देखो अब क्या बात है कि बिल्कुल बिल्कुल क्या हो, सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था है उनको सुविकसित करना चाहिए, डेवलप्ड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि खेती के उत्पादन के लिए तो सबसे आवश्यक तो जल है, और जल पहुंचना चाहिए। और काफी जगह क्या है, जल पहुंचता नहीं है, बारिश नहीं होती है, तो वहां पे अच्छी खेती बाड़ी नहीं होती है। तो इसलिए क्या है कि सिंचाई का जो क्षेत्र है, जो सिंचाई का एरिया है वो बढ़ाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की जो सुविकसित योजना है वो सरकारों को बनानी चाहिए। अब क्यों बढ़ानी चाहिए, उसके पक्ष में कुछ ये तर्क है वो देखते हैं। कई क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, साथ ही ये अनिश्चित भी होती है। कुछ क्षेत्रों में क्या है, पर्याप्त वर्षा नहीं होती। पर्याप्त का मतलब है एक जो इतना अमाउंट हमें चाहिए पानी का वो अमाउंट नहीं होता, बारिश होती नहीं। 3-3 महीने निकल जाते, 4-4 महीने निकल जाते, जो पूरा ये बारिश वाला मौसम होता है वो निकल जाता है, बरसात होती नहीं। क्या करें? तो पानी तो चाहिए, खेती बाड़ी तो करनी है, लोगों को खिलाना तो पानी तो चाहिए। उसके साथ साथ क्या अनिश्चित भी होती है। अनिश्चित है, पता नहीं कब आ जाएगी, आएगी भी नहीं आएगी। ठीक है, बरसों रे मेघा मेघा, ऐसे जनता किसान ऐसे देखता रह जाता है, बरसों रे मेघा मेघा बरसों, तो वो बरस नहीं रहे मेघा। तो जब वो बादल बरसेंगे तभी जाकर के क्या होगा, यहाँ पे अच्छा काम होगा। तो अब हम लोग क्या है, बारिश के भरोसे तो रह नहीं सकते कि भाई बारिश आएगी ही तो ही हम लोग कुछ उगाएंगे, ऐसा तो हम नहीं कर नहीं सकते। तो हमें क्या, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था अच्छी कर लेनी चाहिए। कई क्षेत्र ऐसे भी है जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है, परंतु ये वर्ष के कुछ दिनों में ही केंद्रित होती है। अब क्या है, कुछ जगह ऐसी जहां वर्षा हो तो रही है, बारिश हो तो रही है, पर कुछ समय के लिए होती है। ठीक है, कुछ दिन हो गए, 5 दिन 10 दिन हो गए, कुछ दिनों में ही केंद्रित होती है, कुछ दिनों के लिए हो जाती है, फिर नहीं होती। तो अब भाई इतना सा पानी और इतने जने खाने वाले, तो कैसे काम चलेगा भैया? ज्यादा बारिश होनी चाहिए, ज्यादा दिनों तक बारिश होनी चाहिए, और नहीं होती है तो हमें इसलिए ही क्या, सिंचाई बढ़ानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त धान, गेहूं, गन्ना जैसे कुछ खाद और नकदी फसलों के लिए जल की पर्याप्त और निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है, धान जो भी अनाज होता है वो सब कुछ, गेहूं, गन्ना, ये सब के लिए ज्यादा से ज्यादा फसलों को पानी चाहिए। नकदी फसलें जो कॉमर्शियल क्रॉप है, जिनको बेच के हम लोग पैसा कमाते हैं, हर फसल के लिए हमें क्या ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। उसकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए हमें, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही अधिक उपज देने वाले HYV बीजों के लिए पर्याप्त जल की जरूरत होती है। अब हमें क्या है, हमने आधुनिक तरीकों पर आ चुके हैं, हम हरित क्रांति लेकर के आए, ठीक है। तो उसमें क्या था, HYV बीज हम लोग लेकर आए, ठीक है, अधिक उपज वाले बीज हम लोग लेकर आए। उसमें क्या है, ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा रासायनिक उर्वरक चाहिए, ज्यादा खाद चाहिए, तो सब कुछ ज्यादा चाहिए। तो उसलिए क्या है, पानी ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए तो हमें क्या, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पालमपुर क्यों सक्सेस था, क्यों सक्सेसफुल बना पालमपुर, क्योंकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी। नोट, आज भी देश के कुल कृषि क्षेत्र का 40% से भी कम भाग सिंचित है, ठीक है। ये हम लोग ज्ञान वाला वैक्सीन में पढ़ चुके थे, ठीक है, कि 40% से भी कम क्या है, सिंचित है। अतः तेजी से बढ़ती हमारी जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण साधन होगा। अब क्या, हमारी जनसंख्या तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कह नहीं सकते तुम मत खाओ भाई, अरे नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे भैया, जीना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके लिए खाना जरूरी है, तो खाने के लिए उगाना जरूरी है, और उगाने के लिए पानी जरूरी है। तो लिंक को आप समझिएगा। तो जनसंख्या बढ़ रही है पर खाने के लिए हमारे पास उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या, पानी की व्यवस्था बढ़ानी होगी। और उसका एक तरीका है कि हम सिंचाई की व्यवस्था को सुविकसित करें, अच्छी तरीके से हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल पानी का करें। अगला सवाल है, बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। यह सवाल आपको पेज नंबर 5 पे देखने को मिल जाएगा कि बहुविध फसल प्रणाली। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भूमि है वो स्थिर है, अब उस भूमि पर हमें क्या है, ज्यादा उपज करनी है, ज्यादा चीजें उगानी है, ज्यादा क्वांटिटी बढ़ानी है। उसके लिए हमने दो तरीके पढ़े थे। पहला तरीका तो क्या था, बहुविध फसल प्रणाली, और दूसरा तरीका क्या था, हरित क्रांति। हरित क्रांति में हमने ये पढ़ा था कि आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करना, क्या करना, आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे ट्रैक्टर हो गया, HYV बीज हो गए, तो इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना ही क्या था, आधुनिक था। तो अब ये बहुविध फसल प्रणाली और ये आधुनिक विधियों में, आधुनिक तरीकों में, मतलब आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। तो बहुविध फसल प्रणाली पहला तरीका था और आधुनिक विधि हमारा दूसरा तरीका था। तो एक एक करके हम जानते हैं। इसके अंतर्गत एक ही भूमि पर वर्ष भर में एक से अधिक फसलें पैदा की जाती है। उदाहरण के लिए बरसात के मौसम में खरीफ में ज्वार, अक्टूबर दिसंबर में आलू, और सर्दी के मौसम में रबी में गेहूं लगाया जाता है। एक ही भूमि है आपके पास, जमीन एक है, लैंड इज लिमिटेड, फिक्स्ड है लैंड, उससे ज्यादा आप जा ही नहीं सकते हो। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक साल में देखो, अब इस बात को कॉन्टेक्ट को लिंक बनाने की कोशिश करा करो। जब तक आप लिंक बनाना नहीं सीखोगे आपको सोशल स्टडी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। एक ही भूमि, भूमि कितनी है, भूमि एक है, ठीक है, और वर्ष कितना है, वर्ष भी एक है। एक भूमि एक वर्ष और एक से अधिक फसल, तो एक भूमि एक वर्ष और एक से अधिक फसल हो, वही क्या है, बहुविध। बहु मतलब ज्यादा, बहु मतलब बहुत ज्यादा। तो बहु हमने पढ़ा ना हिंदी में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो बहु मतलब बहुत ज्यादा। तो एक ही भूमि है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना क्या है, बहुविध है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बरसात के मौसम खरीफ में ज्वार उगा रहे हैं, अक्टूबर में आलू, सर्दी में रबी में गेहूं। फिर है खेती की आधुनिक विधियां। इस विधि से एक ही पौधे या एक ही फसल से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होता है। अब यहां पे क्या था कि एक वर्ष एक भूमि और एक से ज्यादा फसल, वो बहुविध है। पर जो फसल आप उगा रहे हो उसकी उपज ज्यादा होनी चाहिए, वो क्या है, आधुनिक विधियां है। जब आप आधुनिक विधि इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, एक पौधे से आपको ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होगा, मतलब ज्यादा आपकी क्या होगी, उपज होगी। तो ये तो क्या है, बहुविध फसल प्रणाली। तो एक भूमि पर एक ही वर्ष में एक से ज्यादा फसल उगाना बहुविध फसल प्रणाली। पर इन फसलों से हमें क्या हो, ज्यादा उपज हो, ज्यादा क्वांटिटी में हमें क्या है, अनाज मिले, ज्यादा उत्पादन हमें मिले, उसके लिए हमें क्या है, आधुनिक विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तरीका है, और ये क्या है, हम जो चीज कर रहे हैं वो है। तो इस चीज को बेहतर बनाने का तरीका क्या है, आधुनिक विधियां हैं। इस प्रणाली में खेती की परंपरागत या आधुनिक किसी भी विधि का प्रयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बहुविध फसल प्रणाली तो क्या है, एक साल में एक भूमि पर एक से अधिक फसलें हैं। अब उसमें किसान के पास पैसा नहीं तो वो परंपरागत चीजों का इस्तेमाल करता है। गाय का गोबर ला के डाल दिया खाद के रूप में, ठीक है। काटने के लिए खुद ने कुछ हाथ में ऐसे ले लिया जिससे वो फसलें काट देता है। ट्रैक्टर नहीं है तो वो बैल से वो क्या है, प्लगिंग करता है, जुताई करता है उसकी, ठीक है। तो ये क्या है, वो परंपरागत भी कर सकता है, और जिसका अच्छा खासा पैसा है वो आधुनिक भी इस्तेमाल कर सकता है। खेती की आधुनिक विधियों में क्या है, ये उन्नत HYV बीजों वाली खेती की आधुनिक विधि है, जिसमें अधिक पानी तथा रासायनिक खाद
तथा कीटनाशक की आवश्यकता होती है। 1960 के दशक की हरित क्रांति इसी का परिणाम है। अब क्या है भाई, आधुनिक विधियों में आपको HYV बीज चाहिए, अधिक उपज वाले बीज चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड चाहिए हमें। वो जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अधिक पानी, ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा रासायनिक खाद चाहिए, ज्यादा कीटनाशक चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमें सब कुछ ज्यादा चाहिए, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर चीज हमें क्या है, ज्यादा चाहिए। अब ये जब ज्यादा डालो तो उपज भी ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छा होगा। और ये 1960 के दौरान में हरित क्रांति आया, उसी के दौरान क्या है, ये आधुनिक विधियां लेकर आए थे हम लोग, जिससे कि ज्यादा उपज हो सके। और ये किसके लिए, गेहूं और चावल के लिए विशेषकर कर दी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। ये जो सवाल है आपको ये भी पेज नंबर 5 पे देखने को मिलेगा। अब इन्होंने पूछा है कि जो आधुनिक कृषि विधियां है कि अधिक उपज वाले बीज है, आपको ट्रैक्टर चाहिए, आपको मशीन चाहिए। ठीक है, ये जो सब आधुनिक है, जो मॉडर्न है, उसमें क्या है, जो भी किसान अगर अपनाता है उसके लिए कार्यशील पूंजी क्या है। हमने दो प्रकार की पूंजी पढ़ी थी, एक स्थायी पूंजी, एक कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी तो वो है जिस पे हम लोग निवेश करें, पैसा लगाए और वो 1 साल से लंबे समय के लिए चल जाए, 1 साल से लंबे समय के लिए चल जाए। किसान ने ट्रैक्टर खरीदा, 1 साल से लंबा चल जाएगा। उसने कोई मशीन खरीदी, 1 साल से लंबे चल जाएगी। ठीक है, ये सब क्या है, ये स्थायी पूंजी है। पर उसने हमसे पूछा क्या है, कार्यशील पूंजी पूछा है। पर हमारा डिफरेंस है जो वो क्लियर होना चाहिए, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्थायी पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी क्या है। तो उसने कार्यशील पूंजी पूछा है, बताएंगे वही, पर हमारे दिमाग में बात सारी रहनी चाहिए। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों के अतिरिक्त सिंचाई और मजदूरी आदि के लिए नगद पैसे आदि आवश्यक कार्यशील पूंजी। अब क्या है भाई, उन्नत बीज, अच्छे वाले बीज, HYV सीड्स जो हमारे पास है, वो आप एक बार लगा दोगे, बार बार थोड़ी लगाओगे। एक बार लगा दिए खत्म, पैसा लाओ वापस, पैसा चाहिए। रासायनिक खाद डाल दी खत्म, फिर वापस अगले मौसम में उगाओगे, पैसा लाओ भाई, पैसा नहीं। कीटनाशक चाहिए, ठीक है, सिंचाई के लिए जो व्यवस्था कर रहे हो, पानी के लिए हमें पैसा चाहिए, और मजदूर रख रखा उसको पैसा देने के लिए हमें पैसा चाहिए। कार्यशील पूंजी है जो रोजमर्रा जीवन में काम आ सके, जो 1 साल से कम के समय में चल सके, वो क्या है, कार्यशील पूंजी है। और 1 साल से लंबे तक चल सकता है, वो आपके लिए स्थायी पूंजी, वो फिक्स्ड है, वो 1 साल से लंबा खींच के जाएगी, तो वो क्या है, आपके लिए स्थायी पूंजी मानी जाती है। तो कार्यशील पूंजी ये है जो उनके लिए दिनभर या रोजमर्रा के जीवन में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नगद की जरूरत पड़ती है, क्यों। ये कहना चाहता है कि भाई जब पहले आधुनिक विधियां नहीं थी, परंपरागत विधियां इस्तेमाल कर रहे थे, तो किसानों को क्या कम नगद की, कम पैसों की जरूरत पड़ती थी। और जब से आधुनिक विधियां आई है तो उसके बाद ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। ऐसा क्यों है, क्या आप आपकी इनकी बात से सहमत हो, तो हम देखते हैं। पर ये जो सवाल आपको मिलेगा वो पेज नंबर 5 पर ही देखने को मिलेगा। चूंकि खेती को आधुनिक विधियों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसी आगतों की आवश्यकता होती है, जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, इसलिए पहले की तुलना में किसानों को अधिक नगद की जरूरत पड़ती है। देखो अब क्या है, हमें रासायनिक खाद चाहिए, महंगे आते हैं। ठीक है, ये किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में बनाया गया, कीटनाशक बनाया गया है, ट्रैक्टर बनाया गया, थ्रेसर बनाया गया, ये मशीनरी क्या किसी ना किसी फैक्ट्री में बनी हुई, इनका क्या हुआ, विनिर्मित हुई है, विनिर्माण हुआ है, मैन्युफैक्चर हुए हैं, ये किसी फैक्ट्री में बनाए गए हैं। जब फैक्ट्री में बनाए गए हैं तो भाई क्या होगा, वो फैक्ट्री वाला अपना प्रॉफिट तो निकालेगा ही निकालेगा, उसको पैसा तो चाहिए ही चाहिए, तो वो पैसा निकालेगा, तो पैसा कमाने के लिए वो बना रहा है। अब जब ये किसी से खरीद रहे हैं तो उनको ज्यादा पैसा चाहिए। भाई पहले खाद में क्या था, गाय का गोबर इस्तेमाल कर लिया, गाय घर में बंधी है, वो गोबर रोज करती है, लाके डाल दो, मौज ही मौज हो रहे। कीटनाशक की कोई जरूरत, कीटनाशक में नीम के पत्ते इस्तेमाल कर लेते थे, वो डाल देते थे उन पे, तो वो और भी अच्छा हो जाता, कीटनाशक की जरूरत लगता ही नहीं था, कोई कीट लगता ही नहीं था। ट्रैक्टर, थ्रेशर, इनकी जगह क्या करते थे, बेल को बांध दिया, क्योंकि घर में बंधी हुई बेल है तो उनको चला दे, बोले चल साफ। तो ये यहाँ पे तक क्या था, सब परंपरागत में सबके सब अपने पास था, उनके पास। अब क्या है, पर विनिर्मित, मैन्युफैक्चर्ड करी हुई चीज लेनी पड़ रही है, और मैन्युफैक्चर और कोई कर रहा है तो उसको भी पैसा देना बहुत जरूरी है। तो अब क्या है, अधिक नगद की जरूरत किसान को पड़ती है। परंपरागत विधियों के लिए परंपरागत बीजों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जबकि आधुनिक कृषि विधियों की लिए उन्नत बीज और अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब देखो क्या था, मैंने अभी यही बात होता है आपको, परंपरागत विधियां थी, जो पुरानी विधियां थी, उसमें भाई बीज है वो वैसे ही चाहिए, ठीक है, खाद आपको गाय के गोबर इस्तेमाल करें, तो आपको जो भी चीज वो आपके आसपास में सस्ते पे मिल जाती थी या खुद के पास ही होती थी। पर अब क्या है, जब से आधुनिक विधियां आई है, हरित क्रांति आई है, तब से क्या हो रहा है
कि आपको अधिक सिंचाई चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए तो ज्यादा पानी के लिए भी व्यवस्था करना, अच्छे HYV सीड्स आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करना, ज्यादा पैसा खर्च करना है। परंपरागत विधि में किसान उर्वरकों के रूप में गाय का गोबर, दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे, जिससे किसानों को खरीदना नहीं पड़ता, तो वो चीजें खरीदनी नहीं पड़ी। गाय का गोबर में क्या, गाय बंधी हुई घर पे, उसका गोबर रोज करती है तो डाल देते थे। नोट, दूसरी ओर आधुनिक विधि में रासायनिक खादों, कीटनाशकों, ट्रैक्टरों एवं थ्रेशरों के प्रयोग की भी जरूरत पड़ती है। इन सभी के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है क्योंकि ये औद्योगिक वस्तु हैं। यही कारण है कि कृषि के आधुनिक विधियों के लिए अधिक नकद की जरूरत पड़ती है। यह फाइनल में एक पूरी समरी बना के आपको दे दी गई है कि भाई क्या है कि भाई आधुनिक विधि में रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर इनकी जरूरत पड़ती है और ये सब क्या होती है, विनिर्मित होती है, औद्योगिक में बनती है, उद्योग में बनती है, इसलिए क्या इनकी जरूरत होती है, पैसा ज्यादा लगता है तो इसलिए हमें ज्यादा पैसा चाहिए। यहां तक की बात क्लियर। सवाल नंबर 5, क्या आप इस बात से सहमत है कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान? क्या आप ये बात मानते हैं कि जो पालमपुर है वहां पे असमान वितरण था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, सबको बराबर जमीन नहीं थी? क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है? तो क्या भारत में भी सेम पालमपुर वाली स्थिति है? व्याख्या कीजिए, मतलब आप बताइए। ये जो सवाल आपको मिलेगा वो पेज नंबर 7 पे मिलेगा। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि पालमपुर में कृषि का वितरण असमान है। क्यों सहमत हूं? क्योंकि मैंने ये बात आपको पढ़ाई, मैंने स्पेशल जो प्रॉब्लम्स आपको बताई थी उसमें यह भी बताया था कि पालमपुर में क्या है, भूमि का असमान वितरण है। फिक्स्ड होने के साथ साथ क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे क्या है, असमान वितरण भूमि का है वहां पे। मेरा विचार इस तथ्य पर आधारित है कि पालमपुर गांव के कुल 450 परिवारों में से कितने टोटल कितने परिवार है, 450 परिवार है, उनमें से लगभग 150 परिवार भूमिहीन है। ये 150 परिवार कौन है, भूमिहीन है, जिनका जमीन ही नहीं। और ये 150 परिवार में ज्यादातर कौन है, अधिकांश कौन है, दलित है, गरीब है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम है। अब 240 है तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। भाई 450 में से 150 परिवार तो के पास तो भूमि नहीं है खेतीबाड़ी करने के लिए। 240 परिवारों के पास है पर 2 हेक्टेयर से कम है, बहुत छोटा टुकड़ा है। और मात्र 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक है और किसी किसी के पास तो 10 हेक्टेयर तक की जमीन भी है। तो ये क्या है, असमान है, बराबर नहीं है, सबके पास है बराबर नहीं है मेरे काजू कतलियों। नोट, मैं इस तथ्य से भी सहमत हूं कि संपूर्ण भारत में भी ऐसी ही स्थिति है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, पालमपुर गांव से हमें यह बताना चाहता है कि किस प्रकार की कृषि में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, क्या होती है। तो ये चीजें हम पालमपुर को आधार बना करके क्या है, हम पूरे देश को देख रहे हैं कि भाई देश में क्या सिनेरियो होगा। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोली थी और उसी बात को आज यहां पर मैं समराइज कर रहा हूं। सवाल नंबर 6, डाला और रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों है? अब आप पूछोगे सर ये डाला कौन है, ये रामकली कौन है? ये डाला और रामकली नौकर है, मजदूर है। इनकी आपको किताब में स्टोरी दी हुई है, आप स्टोरी पढ़ा करो, ठीक है। वो एग्जाम में नहीं पूछते उनसे रिलेटेड, बट है ना क्या होता है, आपको समझ में चीजें काफी अच्छी होंगी, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा कि देश में किस प्रकार की परेशानियां हैं और उनको किस तरह से उनका समाधान आ सकता है। तो अब आपसे एग्जाम में सवाल कैसा पूछा जाएगा कि भाई जो श्रमिक है, जो खेतीहर श्रमिक होते हैं वो गरीब क्यों होते हैं? सीधा से यहां से सवाल बनेगा, खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों होते हैं? तो अभी खेतीहर श्रमिक कैसे लोग होते हैं? डाला और रामकली जैसे लोग। ये जो सवाल आपको मिला है वो पेज नंबर 9 पे मिलेगा। पहला, मौसमी रोजगार है। इनके पास मौसम के हिसाब से रोजगार मिलता है। क्या मिलता है? मौसम के हिसाब से रोजगार मिलता है। भाई अगर बुआई करनी है तो बुआई करने के लिए जाएंगे, कटाई करनी है तो कटाई करने के लिए जाएंगे। तो इनके पास क्या कोई फिक्स नहीं है, भाई किसी मौसम में कोई काम मिल गया, किसी मौसम में कोई काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, पहला कारण तो यह है कि इनके पास क्या है, रेगुलर नियमित काम नहीं है। क्या नहीं है? नियमित काम नहीं है, मौसमी काम इन लोगों के पास है। और वो नियमित काम होने के चक्कर में, नियमित काम नहीं है तभी जाकर के क्या है, इन लोगों के पास ये गरीब है। अगर रेगुलर काम मिलता रहता तो ये सही चलता है। कम मजदूरी मिलती है, सरकार ने 200 रुपए बोले हैं, किसान 100 रुपए में निपटा देता है। 100 रुपए ले ले चुपचाप, तू नहीं लेगा तो दूसरा ले लेगा। क्यों? क्योंकि स्पर्धा बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है खेती बाड़ी में, तो वो क्या है, ले लेता है। और क्या है, एक तो क्या होता है, बड़ा किसान होता है, वो काम करता नहीं, वो मजदूरों को रखता है, तो वो क्या 100 में भी निपटा देता है। इनको पैसे चाहिए, पहले ही काम नहीं मिल रहा है, तो जो 100 रुपया रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो हमारे पास। तो भाई 200 ना मिले, कम से कम 100 तो मिल रहे हैं। यहाँ तो कुछ ही नहीं मिल रहा था तो 100 तो मिल रहा, ले लो। कमजोर सामाजिक स्थिति। अब ये क्या है, जो खेतीहर श्रमिक है ये वो लोग हैं जिनके पास भूमिहीन है। और भूमिहीन अधिकांश कौन है? दलित है। कौन है? दलित समुदाय के लोग हैं। ये बहुत दुख की बात है हमारे देश के लिए, ठीक है। दलित समुदाय के लोग हैं, उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर है, ठीक है। और जो ज्यादा जो
किसान बड़े किसान है, वो उस जाति के हैं, वो दबा देते हैं जाति के नाम, तो तुझे नहीं चाहिए, काम नहीं करना, चल निकल यहाँ से निकल। तो सामाजिक स्थिति भी क्या कमजोर है, जैसे हमने पढ़ा था इनको गांव के बाहर रखा जाता है, तो सामाजिक स्थिति जो सोशल कंडीशन है वो भी इनकी कमजोर है, असंगठित है। अब ये जितने भी जो मजदूर है ना वो संगठित नहीं है, यूनाइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि संगठन में तो शक्ति होती है, ये असंगठित है। यार वो कर रहा है करने दे, वो कर रहा है वो करने दे, एक होकर के आवाज नहीं उठाते। इसलिए सब एक हो जाए और बोलते भाई 300 रुपए से हम नीचे काम नहीं करेंगे, सब एक हो जाए, कोई नहीं जाएगा, अगर 300 रुपए से दे तो ही काम करना, नहीं तो कोई मत करना, सब संगठित हो जाए। क्योंकि जो बड़ा किसान है उसको भी मजदूर की जरूरत है, ये संगठित हो जाएंगे तो बड़ा किसान परेशान हो जाएगा, पर इनको संगठित हुए नहीं। फिर है कर्ज जाल, ये कर्ज जाल में बहुत फंसे हैं। इनको पता है अगर हम लोग बड़े किसानों से दुश्मनी मोल ले लेंगे तो अगर बेटी की शादी करनी होगी तो किससे पैसा लेंगे, हाँ बेटी की शादी करनी किससे पैसा लेंगे, बेटा बीमार पड़ गया किससे पैसा लेंगे, बेटे को पढ़ाई के लिए भेजना किससे पैसा लेंगे, बेटी को अच्छी शिक्षा देनी है किससे पैसा लेंगे, बच्चों की शादी करनी है किससे पैसा लेंगे, उन्हीं से लेंगे। और कर्ज भी माफ कौन करेगा, वही लोग करेंगे। तो इसलिए कर्ज जाल में भी ये लोग फंसे हुए हैं। ये कुछ मुख्य कारण है जिसके कारण खेतीहर श्रमिक क्या होता है, गरीब होता है। सवाल नंबर 7, खेतों की आधुनिक विधियों के लिए ऐसी अधिक आघातों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप सहमत हैं? ये बात कह रहा है कि आधुनिक विधियां, ये जो आधुनिक विधियां है उसमें जो भी वस्तु का, जिन भी चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा चीजें क्या है, उद्योगों में विनिर्मित होती है, मतलब फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर होती है। आपके इस बात से सहमत है? तो सहमत है तो बिल्कुल अभी बात करेंगे। ये जो सवाल आपको मिल रहा है ये पेज नंबर 14 पर है, ये बैक एक्सरसाइज है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ें। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसी अधिक आगतों अथवा साधनों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। आगतों मतलब जो आगत है, जो लग रहा है वहां पे, ठीक है, जैसे मशीन लग रही है, ट्रैक्टर लग रहा है, तो ये सब कुछ है। तो ऐसी काफी चीजें जो उद्योगों में विनिर्मित होती है, मैं सहमत हूं। मैं मतलब आप भी सहमत रहना, ठीक है, आपको अलग नहीं जाना है। उदाहरण के लिए जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर, गहराई के लिए थ्रेशर, अधिक उपज के लिए रासायनिक खाद, खेती को मशीनी के ईंधन के लिए डीजल, फसलों की बीमारियों के लिए कीटनाशक, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट के साथ साथ डैम, नहरों आदि के लिए इलेक्ट्रिक उपकरण एवं मशीनरी, औजार आदि, ये सारी चीजें कहां पे बन रही है, फैक्ट्री में बन रही है, ठीक है भाई। ट्रैक्टर फैक्ट्री में बनता है, हार्वेस्टर जिससे वो कटाई करते हैं वो बनता है, थ्रेशर ये भी फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, रासायनिक खाद फैक्ट्री में बन रहे हैं, मशीनों के लिए ईंधन, ईंधन मतलब जो आप पेट्रोल है या किसी से वो चीज चलती है तो डीजल है, पेट्रोल, उसकी भी आपको जरूरत होती है। फसलों की बीमारी के लिए कीटनाशक, सिंचाई के लिए पंपिंग, तो पंप है, ये भी सब कुछ वहीं बनते हैं। डैम, नहर, इलेक्ट्रिक उपकरण, सब कुछ जो है वो कहां पर बन रहा है, फैक्ट्रियों में बन रहा है, उद्योगों में विनिर्मित होता है। तो इस बात से हम लोग बिल्कुल सहमत है क्योंकि हमने इतने उदाहरण आपको दे दिए। ये सभी उद्योगों में ही विनिर्मित किए जाते हैं। सवाल नंबर 8, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? अब जो पालमपुर में क्या था, अधिकांश घरों में बिजली थी, उस बिजली ने लोगों की किस प्रकार से मदद करी है, ये बात इनको बतानी है। और ये सवाल भी अब आपको पेज नंबर 14 पे मिलेंगे। ये पेज नंबर 14 पे आपकी बैक एक्सरसाइज दी हुई है, उससे ही जुड़े हुए सारे सवाल आपके पास आ रहे हैं। बिजली के प्रसार ने पालमपुर के किसानों को अत्यधिक मदद किया, बहुत ज्यादा, बहुत ही मदद करी। कैसे करी? बिजली के आने से उन्होंने कम समय में अधिक क्षेत्र की सिंचाई के लिए नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप पालमपुर के 200 हेक्टेयर के पूरे क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। अब 200 हेक्टेयर क्या है, पूरे गांव में जितने भी लोग हैं उनकी जितनी भी टोटल खेती वाली जमीन है उसको मिला के 200 हेक्टेयर। अब क्या हुआ था, बिजली थी तो क्या हुआ, पाइपलाइनों को एक मोटर से जोड़ दिया और जाकर के क्या मोटर का बटन दबा दिया और पूरे खेतों में क्या है, पानी चला गया। नहीं तो पहले क्या कर रहे थे, कुएं से पानी निकाल रहे थे, कुएं से पानी निकालते थे फिर डालते थे, लाइट नहीं आती थी। अब क्या लाइट आ रही है तो भाई साहब क्या हो, नलकूप लगा दिए, सबको जोड़ दिया और क्या है, पानी के लिए एक बटन जो लगा दिया, मोटर उसको दबाया और पूरे खेत में क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, पहला फायदा ये बिजली के प्रसार से सिंचाई सुविधा बढ़ी जिससे पूरे वर्ष विभिन्न फसलें उपजाई जाने लगी। अब देखो भाई, बहुविध फसल प्रणाली हम लोगों ने पढ़ा, एक से ज्यादा फसलें उगाओ, पर फसलों के लिए तो पानी चाहिए भैया। तो पानी कहां से आएगा, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था। और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था किससे हुई, बिजली से हुई। तो बिजली ने किस प्रकार से पालमपुर के गांव के लोगों की मदद करी कि सिंचाई व्यवस्था में मदद करी और उससे क्या हुआ, ज्यादा पानी गया और ज्यादा पानी जाने से क्या हुआ, अच्छी उपज उन लोगों को मिली। किसान अब मानसून की अनिश्चितता पर निर्भर नहीं होता। मानसून मतलब आप बारिश समझ के चलो कि जो बारिश होती है अब उस पर निर्भर नहीं रहता। अब वो सिंचाई के लिए पानी है उनके पास, वो अच्छे से काम चल रहा है, तो ये भी फायदा।
सिंचाई के लिए नहर, तालाब आदि से जल प्राप्त करने के लिए अक्सर आपसी विवाद हो जाता है। पालमपुर के किसानों को इससे भी छुटकारा मिला। अब क्या नहर है, तालाब है, लोग लड़ पड़ते, ओ भाई भाई रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे खेत के लिए पानी लूंगा। फिर बोलता है भाई रुक 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 रुक, मेरे खेत के लिए पानी चाहिए। तो भाई खेत के लिए पानी चाहिए तो क्या लड़ाई हो जाती थी? लड़ाई होती थी तो आपसी संबंध खराब हो जाते थे। तो वैसे गांव में क्या है, रोज दंगे चलते थे, ठीक है, रोज दंगे चलते थे। तो वो भी परेशानी लोगों की खत्म कर दी किसने? बिजली। बिजली सिंचाई के अतिरिक्त थ्रेशर चलाने और डैम आदि के लिए भी उपयोग साबित होती है। तो थ्रेशर है या और कोई भी मशीन है तो उसके लिए भी आपको क्या है, बिजली की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 में। पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाई है। ये भी आपको पेज नंबर 14 पे मिलेगा। सारणी का मतलब होता है टेबल। तो जो वहां पे जितने परिवार रह रहे हैं उनकी एक आपको सारणी बनानी। भूमिहीन किसान जिनके पास जमीन नहीं, कितने हैं भैया? 150 लोग हैं। कितने हैं? 150 लोग हैं। फिर वापस याद रखना, अधिकांश दलित समुदाय के लोग हैं, ठीक है। इनके पास भूमि कैसी है? भूमिहीन है, इनका जमीन है ही नहीं। फिर है छोटे किसान, कितने परिवार है? 240 परिवार है। कितने परिवार है? 240 परिवार है। और ये कितने हैं? 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं। 150 के पास जमीन नहीं है, 240 के पास 2 हेक्टेयर से कम है। फिर मझोले और बड़े किसान, उनके वो टोटल कितने हैं? 60 हैं। और उनके पास या तो 2 हेक्टेयर से ज्यादा या 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन हो सकती है। तो कुल कितने? 450 परिवार है। मतलब 3 वर्गों में बांटना। भूमिहीन जैसे कि अधिकांश दलित परिवार के लोग 150 है, ठीक है। फिर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, वो 240 परिवार है। और बाकी 60 परिवार हैं जिनका 2 हेक्टेयर से अधिक और कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर तक की भी जमीन है। सवाल नंबर 10, पालमपुर में खेती है श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? मतलब क्या है, सरकार ने बोल रखा 200 रुपए देना और क्या बड़ा किसान 100 रुपए में निपटा देता है। बोले भाई 100 रुपए लेने तो लेने, तो दूसरा काम कर लेगा। ऐसा कारण क्यों है? ये सवाल भी आपको पेज नंबर 14 पर ही देखने को मिलेगा। खेतीहर मजदूर या भूमिहीन किसान परिवार या छोटे किसान परिवार से आते हैं। वे गरीब और असहाय होते हैं। वे दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। उन्हें नियमित रूप से काम ढूंढना पड़ता है। देखो पहला कारण तो क्या है, जो खेतीहर मजदूर है, जो मजदूरी कर रहा है वो कौन करेगा? जिसका जमीन नहीं। तो भूमिहीन किसान है वही क्या है, काम कर रहे हैं। या तो भूमिहीन है या छोटा किसान है भाई, जो खुद की जमीन पे तो क्या परिवार वालों को लगा के आ गया और खुद दूसरे के पास जाके कमा रहा है। तो दोनों जगह से क्या पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो भी लोग कर्जे में ही डबे में। वे गरीब और असहाय होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं, गरीब है, ठीक है। वे दैनिक मजदूरी पे काम करते हैं। एक दिन का काम करा, फिर पैसे ले ली, फिर चले जाए, पता नहीं दूसरे दिन काम पे रखेगा नहीं रखेगा। उन्हें नियमित रूप से काम ढूंढना पड़ता है। उनको रेगुलर बेसिस पे रोज उनको क्या है, काम ढूंढना पड़ता है। तो जब रोज काम ढूंढना पड़ता है तो वो सोच के निकलता है यार आज मैं इतने पैसे कमा लूं। तो उसने बड़े किसान ने बोला भाई मैं 300 नहीं 200 रुपए दूंगा। तो वो सोचेगा यार कुछ नहीं मिल रहा तो 200 अच्छे हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चूंकि पालमपुर में खेती है श्रमिकों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन था। तो उसका फायदा कौन उठाता था? बड़ा किसान उठा रहा था। भाई 200 में काम करना है, बोले नहीं साहब 200 तो बहुत कम, चल तू निकल, दूसरा आ जाएगा। दूसरा बोलेगा 200 में काम करेगा नहीं करेगा, बोले कर दूंगा साहब, तो ठीक है तू कर। वो भी मना कर देगा तो तीसरा आ जाएगा। तीसरा हो सकता है 150 में ही मान जाए, 150 में ही मान जाए। तो क्या है, ये कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन का नतीजा है। इसलिए श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। इसलिए वो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, ये अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो इनको पता नहीं है कि भाई सरकार ने हमारे इतना बोल रखा है। और दूसरी बात क्या, सामाजिक पाबंदियां भी होती है कि बड़ा किसान है उसके पास पैसे लेने जाना है, ठीक है। तो अगर कल को हम लोग इससे बेफालतू का विवाद करेंगे तो वो हमें पैसे नहीं देगा, ठीक है, और कुछ काम पड़ेगा तो पैसे नहीं देगा, तो बहुत बड़ी बातें होती है। अधिकांश खेतीहर श्रमिक निचली जाति और दलित वर्गों से होते हैं। ये बात मैं हमेशा शुरू से करता आया हूँ, ठीक है, क्योंकि सामाजिक पिछड़ापन है इनमें। तो सामाजिक पिछड़ापन होने के कारण क्या है, उस जाति के सामने ज्यादा बोलते नहीं है, ठीक है, उनसे दबकर रहते हैं, ठीक है। और फिर कर्जा लेना और पैसे लेना ये तो उनकी मजबूरी बन जाती है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिनके कारण क्या होता है, खेतीहर श्रमिक मजदूरी से कम वेतन ले लेते हैं। खेतीहर श्रमिक सामान्यतः अशिक्षित होते हैं, ये बात अभी जस्ट मैंने करी है। वे श्रम संघों मतलब जो लेबरों की यूनियन बनी हुई है, जो संगठन बनी हुई है, उनमें संगठित नहीं होते, एक होकर नहीं रहते हैं, सब अलग अलग है। कंपटीशन है ना भाई, तू 200 में काम कर रहा मैं 150 में कर जाऊंगा, 150 रुपए तो आएंगे। तो ये बात गलत है। सवाल नंबर 11, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें। तो भाई एक ही भूमि पर बढ़ाने के लिए कौन से तरीके हैं वो आपको समझाना है। ये भी आपको पेज नंबर 14 पर ही मिलेगा। पहला है बहुविध फसल प्रणाली। एक वर्ष में, वापस बोलना, एक वर्ष में एक भूमि पर एक से अधिक फसल, वापस बोलो, एक वर्ष में एक भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं।
दूसरा है हरित क्रांति। हरित क्रांति दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। क्या है? मॉडर्न टेक्निक्स को आपको यूज करना है, और ये जो मॉडर्न टेक्निक्स आई है वही क्या है हमारे लिए हरित क्रांति। अब क्या है, जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो दो प्रकार की होती है, एक परंपरागत और एक आधुनिक। तो आधुनिक तो इतनी देर से हम लोग पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है भाई, मॉडर्न बीजों का इस्तेमाल करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, ट्रैक्टर लगाओ, पानी लगाओ, सिंचाई करो, ये सब कुछ ही मॉडर्न का ही पढ़ते हुए हैं। अब हम लोग परंपरागत का देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। विधि पारंपरिक विधि और आधुनिक विधि, जिसे हम हरित क्रांति भी कह रहे हैं, तो हम पारंपरिक विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। पारंपरिक बीजों का प्रयोग, यहां पे क्या होगा? पारंपरिक बीजों का प्रयोग होगा, उपज अपेक्षाकृत कम होगी, कम उपज होगी। कम क्या है? ज्यादा फसल कम होगी, कम सिंचाई होगी, कम पानी देना पड़ता है, ज्यादा जरूरत नहीं होती। उर्वरकों के रूप में गाय का गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा आपको रासायनिक खाद, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। कम पूंजी लागत, और पूंजी की लागत पे क्या है? कम है। और ये रहा गोबर, ठीक है, ये रहा है गोबर। और अब जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अब हम लोग वापस है ना, आज के प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे काजू कतलियों, आज हम लोग प्रेजेंट टाइम पर क्या कर रहे हैं? हम वापस पारंपरिक विधियों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पहले पारंपरिक से आधुनिक की तरफ बढ़े थे, और आज फिर हम एक ऐसे समय पर आ चुके हैं जहां आधुनिक से पारंपरिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या है, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए हमें बेस्ट, यहां पे रहना, जितना भी ये जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें जिसपे क्या होगा, शरीर पे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप केमिकल डालोगे ना उनमें, तो वो साइड इफेक्ट करेंगे, शरीर में जाके कहीं किसी की किडनी खराब करेंगे, ठीक है, किसी की और कहीं प्रॉब्लम करेंगे, पर ये चीजें क्या नहीं करेंगे। इसलिए क्या है, सरकारें कोशिश कर रही है कि वापस हम इस पर आ जाए। एक तो पैसा कम लगेगा, भाई तुम्हें कीटनाशक चाहिए यार, भाई नीम के पत्ते तोड़ो ना यार, नीम के पत्ते तोड़ो, उनमें पानी डाल के डाल दो पूरे खेतों में, कोई कीट आने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक। गाय का गोबर हो गया, चाय पत्ती हो गई, इनसे अच्छा खाद क्या है? लगाओ यार, शुरुआत से करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। उपज कम है तो उपज का भी हम लोग बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे। पर अब हम वापस इस विधि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको इसी संदेश के साथ धन्यवाद कहता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, आज हम पालमपुर गांव की कहानी खत्म कर चुके हैं। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ, नए विषय या नया टॉपिक के साथ, जो भी होगा हम उसके साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और इस महामारी को भारत से भगाने की पूरी कोशिश करते रहें। अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई करते रहें, आपके अपने परिवार लर्न एंड शेयर से। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। और बाकी बस यही लिख दें कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार, और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। यही मेरा सोच है, यही मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ आप अपने परिवार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।